Good morning, children. Once again, we are here with your chapter. The Delhi Sultans. This chapter was continued when our summer break started. Now we are going to start the second part of the same chapter, that is the Delhi Sultans. दिल्ली सुल्तान्स कौन थे? ये वो राजा थे जो कि पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली के सुल्तान और किंग्स बनना शुरू हुए थे. A bird's eye view, the rulers of दिल्ली. तोमर्स जो कि राजपूत डायनेस्टीज थी, तोमर, चौहान्स, फिर अर्ली 12th सेंचुरी में हुए थे. इसके बाद में अर्ली टर्किश रूलर्स हुए थे. तो जो पृथ्वीराज चौहान ही वाज द लास्ट हिंदू किंग ऑफ दिल्ली इन 1192. आफ्टर दैट देयर बिकेम अर्ली टर्किश रूलर्स. तो टर्किश, मुस्लिम्स, मुगल्स, खलजीज, ये ऑल दीज वर नोन एज दिल्ली सुल्तान्स, जिनमें सबसे पहला था कुतुबुद्दीन ऐबक, then Shamsuddin Iltutmish, then Rajia Sultan, then Ghiyasuddin Balban, Jalaluddin Khilji, Alauddin Khilji, then Tughlaq dynasty, Ghiyasuddin Tughlaq, Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq, then there was Sayyid dynasty, there Khizr Khan, Lodi dynasty, Behlul Lodi, and then there was Ibrahim Lodi also. Now finding out द दिल्ली सुल्तान्स, कैसे जानकारी मिलती थी ये आप देख सकते हैं. यू कैन सी हेयर. इस सकते जो हमारे पास रिटन कल्चर, रिटन पोर्शंस थे, इमेजेस बनती थी और फिर उनको लिख दिया जाता था. ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले क्या होता था, प्रिपेयरिंग द पेपर प्रिपेयर करते थे, उसके बाद उस पर टेक्स्ट लिखते थे, फिर इसको मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करने के लिए उस पर गोल्ड प्ले किया जाता था, एंड देन प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, और फिर उसको बाइंड कर दिया जाता था. ये सब हम लोग लास्ट पार्ट में इसको स्टेप बुक चैप्टर में पढ़ चुके हैं. अब कीप द फॉलोइंग एडिशनल डिटेल्स इन माइंड. 1. द ऑथर ऑफ तवारीख लिव्ड इन सिटीज़ मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस. दे ऑफन रोट दियर हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स इन द होप ऑफ रिच रिवार्ड्स. These sultans advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinctions. Their ideas were not shared by everybody. तो हमने एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम जो इतिहासकार हैं, हिस्ट्रियंस हैं, उनकी लिखी हुई बुक्स पर भरोसा कर सकते हैं कि वो सच्ची होंगी, ट्रू होंगी? उसका जवाब ये है कि हिस्ट्रियंस जो उस समय के थे, चाहे वो आज के हों, वो कभी भी निष्पक्ष नहीं होते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो टर्म होता है वो सबसे पहला टर्म होता है अपने बादशाह को, अपने किंग को खुश करना. तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्या तवारीख पर और दूसरे पर हम ये कर सकते हैं? तो हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात जो इनके राइटर्स थे वो दिल्ली के कोर्ट में राजाओं के साथ रहते, सुल्तानों के साथ रहते थे, और उनकी हिस्ट्री जो थी वो सुल्तान से बढ़िया उपहार पुरस्कार पाने के लिए लिखते थे. तीसरी चीज़, ये ऑथर्स अपने रूलर्स को एडवाइज करते थे कि आइडियल सोशल ऑर्डर कि एक आदर्श सोशल व्यवस्था है कि जिसमें बर्थ राइट, राजा को, सुल्तान हमेशा से राजा ही रहेगा, उसको खुदा ने भेजा है, भगवान ने भेजा है, और उसका सबसे बड़ा काम यह है कि वो सब पर शासन करे. दूसरा, जेंडर डिस्टिंक्शंस मीन्स ये था कि सिर्फ एक ही जेंडर के लोग राजा बन सकते हैं, दूसरे लोगों को उनकी सेवा करने का नियम है, सेवा करना उनका फ़र्ज है. उसके बावजूद 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान जब सुल्तान बनी, तो उसको उस समय के लोगों ने, सरदारों ने उसको रहने नहीं दिया, और कुछ समय के बाद ही रजिया की हत्या कर दी, क्योंकि वो एक महिला थी और वो एक महिला से आदेश नहीं ले सकते थे. एक टर्म है बर्थ राइट मतलब होता है प्रिविलेज क्लेम्ड ऑन अकाउंट ऑफ बर्थ, कि जन्म की वजह से हमारे अधिकार हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था वो जन्म पर आधारित हो गई है, जो कि पहले नहीं थी. जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब होता है कि सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन वुमेन एंड मेन, महिला और पुरुष के बीच में जो बायोलॉजिकल जैविक अंतर है, उस अंतर को रखा जाता है, और ये माना जाता है कि मैन हमेशा वुमेन से सुपीरियर होता है, इसलिए उसकी बराबरी वुमेन नहीं कर सकती है. ये आपके सामने एक मैप है जो फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सुल्तान का जो सल्तनत जो थी उसका एक्सपेंशन यहाँ तक. दिल्ली सल्तनत और सुल्तान, फर्स्ट समझिए, सल्तनत राज्य को कहते हैं और सुल्तान किंग को कहते हैं. देखिए एक टर्म आता है हिंटरलैंड क्या होता है? द लैंड्स एडजेसेंट टू ए सिटी और पोर्ट दैट
सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज। सीधी सी बात इसको समझ लीजिए, हिंटरलैंड क्या होता है, ये वो इलाके होते हैं जो किसी शहर से या पोर्ट से जुड़े होते हैं और इस जगह के लिए वो जो है ज़रूरी सामान की सप्लाई देते हैं। सपोज कीजिए कि आपका घर है और आपके घर के आसपास को अगर हम आपके घर को एक सिटी मान लें तो आपके घर के आसपास की जो परचून की दुकानें हैं या फैक्ट्री हैं या जो इस तरह की जगह हैं जहाँ से हमें अपने घर को चलाने के लिए ज़रूरी सामान मिलता है, उसको हिंटरलैंड कहा जाएगा। गैरिसन टाउन क्या थे? अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर्स। एक ऐसा फोर्टिफाइड, एक ऐसा रिच सेटलमेंट होता है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, सेना रहती है, यानी कि सोल्जर्स के रहने की जगह को, सिटीज़ को या पार्ट्स को हम गैरिसन टाउन कहते हैं। जैसे आज का जो समय हमारे यहाँ जो है कैंट्स होते हैं, तो कैंट एरिया होता है, इससे बरेली में कैंट एरिया है, शाहजहाँपुर में कैंट एरिया है, फर्रुखाबाद में कैंट एरिया है, कानपुर में कैंट एरिया है। तो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। और हमारे पीलीभीत में जो एसएसबी जहाँ पर रहती है उसको भी हम गैरिसन टाउन कह सकते हैं। जैसे ललोरी खेड़ा में रहती है तो ये दी बिकम गैरिसन टाउन्स। द सेकेंड एक्सपेंशन देखिए, दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स। तो कौन सी जगह पीजेंट्स को दी गई थी, थोड़ा पीछे। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा जमुना। दोआब हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम दियर हैबिटेट। जंगल में हंटर गैदरर्स रहते थे और तमाम तरह के दूसरे रहते थे। दुआब में छोटे लोग रहते थे, तो जंगलों को काट के साफ कर दिया गया और ये जो जगह बनाई गई वहाँ के लोगों को भगाने के बाद में वो जगह दे दी गई थी किसको? पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर बार एनकरेज्ड। तो किसानों को जगह दे दी गई और किसानों से कहा भाई खेती करो। न्यू फोर्ट्रेसेस, फोर्ट का प्लूरल होता है फोर्ट्रेस। गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर इस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट द ट्रेड रूट्स एंड टू प्रोमोट रीजनल ट्रेड को और दूसरी चीज़ों को प्रोमोट करने के लिए इन्होंने गैरिसन टाउन्स और किलों को, फोर्ट्रेस को बनवाया। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग द एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो ये तो इंटरनल पार्ट थे कि लोगों को डेवलप किया गया। उसके बाद में सेकेंड एक्सपेंशन जो था वो एक्सटर्नल था, यानी बाहरी सीमाओं पर था। मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में बहुत सारे जो थे आपके मिलिट्री एक्सपीडिशंस चलाए गए एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक के समय तक चलते रहे। इन अदर कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैरीड अवे प्रेशियस मेटल्स। और जब भी ये युद्ध होते थे तो उन युद्ध में ये क्या करते थे, जो सल्तनत के लोग थे, सुल्तानत की जो आर्मीज़ थी वो वहाँ पे ज़मीनें छीन लेती थी, हाथी, घोड़े, गुलाम और बहुत सारे धन दौलत ले जाते थे। अब ये स्लेव्स क्या होते थे? स्लेव्स जो जगह हमने जीत ली इन लोगों ने, उस जगह के लोगों को, औरतों को, बच्चों को, आदमियों को ये अपने साथ पकड़ ले जाते थे और बुखारा और दूसरी जगहों पर उनको स्लेव के रूप में बेच दिया करते थे। साथ में उन लोगों को अपने यहाँ बंदी बनाकर उनसे 24 घंटे काम कराया जाता था, क्योंकि वो स्लेव से हारे हुए राज्य के लोग थे, जिसको बंधुआ मजदूरी हम आज के दौर में कहते हैं। वाई द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक reign 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of subcontinent। और मोहम्मद तुगलक के अंत के समय लगभग 150 साल के बाद में जो बिगनिंग्स हुई थी 150 साल बाद तब की, वो सेनाओं ने बहुत बड़े देश के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। दे हैड डिफीटेड राइवल्स आर्मीज एंड सीज्ड सिटीज़। उन्होंने अपने विरोधियों को हरा दिया था, उनके शहरों पर कब्जा कर लिया था। सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेज फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस जस्टिस इन दिस क्लेम। सल्तनत ने यहाँ से टैक्स इकट्ठे किए और कहा कि हम यहाँ पर न्याय करेंगे, रियल में क्षेत्र में हमने न्याय व्यवस्था बनाई है। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ ब्लास्ट पीरियड। तो ऐसे में कहाँ तक कंप्लीट था या इसको परफेक्ट माना जाए? दिस इज द रीजन। ये जो आप देख रहे हैं, जो एरोज दिखा रहे हैं, ये एरो दिखा रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत की सेनाएँ कहाँ से कहाँ तक पहुँची थी, और लगभग ऑलमोस्ट ऑल इंडिया में इन लोगों ने अपना जो अटैक करके अपना कैंपेन चला के लोगों को, स्टेट को अपने कब्जे में किया था। ये मस्जिद है। अब मस्जिद क्या होती है? फॉर दैट अ मास्क इज़ कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक। अरबिक में मास्क को मस्जिद कहा जाता है। लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम
प्रोस्ट्रेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह, जहाँ पर मुस्लिम्स नमाज अदा करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, हिंदी में हम कहें तो इबादत करते हैं, उस जगह को मस्जिद कहते हैं। इन अ कॉन्ग्रीगेशनल मास्क, मस्जिद ए जामी और जामा मस्जिद, मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, नमाज टुगेदर। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लर्नेड मेल एज देयर लीडर इमाम फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर। ही आल्सो डिलीवर्स द सर्मन खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। ओके, तो मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है और खुतबा जाफर किया जाता है और इस तरह रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती हैं। ड्यूरिंग प्रेयर मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग मक्का इन इंडिया, दिस इज़ टू द बेस्ट, दिस इज़ कॉल्ड किबला। और किबला क्या होता है कि जब हम प्रेयर करते हैं, जब नमाज अदा करते हैं तो उस समय पश्चिम की ओर मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं और इसको हम किबला कहते हैं। द दिल्ली सल्तनत बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज़ ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। पूरे देश में दिल्ली सल्तनत ने दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारी मस्जिदें बनवाई। दीज डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स टू बी प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स, और इससे उन्होंने घोषित किया, वो क्लियर हो गए कि ये लोग मुस्लिम और इस्लाम के संरक्षक हैं। मॉस्क आल्सो हेल्प टू क्रिएट द सेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स हु शेयर्ड ए बिलीफ सिस्टम एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट। ऐसे लोगों के लिए प्रतीक थे जो सब एक चीज़ को, एक विश्वास को, एक अदब को मानने वाले थे, तो उन सबको इकट्ठा करते थे ये। इट वॉज नेसेसरी टू री इन्फोर्स दिस आइडिया ऑफ ए कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्राम ए वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड। और इन सबको इकट्ठा करने के लिए ज़रूरी था कि एक मस्जिद बनाई है जहाँ पे सब इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो बहुत सारी अलग अलग जगहों से, अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। Now in tomorrow's part we will study about the administration system because it is around 12 minutes of video, but still we can go some a closer look administration and consolidation under the खिलजीज and तुगलक। खिलजी और तुगलक के बीच में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया गया था। The consolidation of a kingdom as vast as the Delhi Sultanate needed reliable governors and administrators। तो बहुत बड़े साम्राज्य को इकट्ठा करने के लिए हमें बहुत बड़ी संख्या में अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर्स की जरूरत है जो रिलायबल हों, विश्वसनीय हों। रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish, favored their special slaves purchased for military service called बैंकन इन पर्शियन। पर्शियन में जो बैंकन थे उनको उसने अपने जो गुलाम थे उनको अपना गवर्नर बनाते थे। उनका मानना था कि जो गुलामों को ख़रीदा गया है वो बहुत ज़्यादा विश्वसनीय और वफादार होते हैं, ना कि उनके अपने लोग। इसलिए उन्होंने गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में अपने गुलामों को प्रीफर किया, गुलामों को वहाँ पर भेजा और अपने गवर्नर और मुख्य अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। दे वर केयरफुली ट्रेंड टू मैन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसेस इन द किंगडम, और उनको बहुत ही सावधानी से ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो मैन कर सकें, कंट्रोल कर सकें किंगडम के ऑफिसेस को। सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, द सुल्तान्स कुड ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम। चूँकि गुलामों का और कोई तो होता नहीं था, वो पूरी तरीके से सुल्तान पर डिपेंड करते थे, इसलिए उनको जो है विश्वास किया जाता था। और बाद में भारतवर्ष में गुलाम वंश की स्थापना भी की गई थी। The sultans were advised, a slave whom one has brought up and promoted must be looked after for its needs a whole lifetime, and good luck to find a worthy and experienced slave। राजा के लिए बड़े सौभाग्य की बात होती है, उसके एक योग्य और अच्छा विश्वसनीय गुलाम मिलता है, और राजा का फ़र्ज है, सुल्तान का फ़र्ज है कि वो उसका आजीवन उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखे। Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son। और बुद्धिमानों का कहना है कि एक अगर आपको अक्लमंद और योग्य गुलाम मिल जाए तो वो आपके बेटे से ज़्यादा अच्छा है। Client someone who is under the protection of another, a dependent or hanger on। दूसरे पर निर्भर रहने वाले को हम क्लाइंट कहते हैं। The Khaljis and Tughlaqs continued to use बैंकन and also raised people of humble birth। तो उन्होंने अम्बल बर्थ के लोगों को भी आगे बढ़ाया, यानी कि अपने बिरादरी, अपने जाति के लोग, अपने परार लोगों के आगे बढ़ाया। साथ ही गुलामों को तो वो बनाते ही गए, बैंकन को तो बनाते ही रहे अपने अधिकारी लोग। हु वर ऑफन देयर क्लाइंट्स, जो उनके क्लाइंट्स होते थे।
टू हाई पॉलिटिकल पोजीशंस, उच्च राजनीतिक पदों पर उनको रखा जाता था। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल्स एंड गवर्नर्स, उनको गवर्नर्स और जनरल्स बनाया जाता था। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, हालांकि इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा हुई थी। Slaves and clients were loyal to their masters and patrons but not to their heirs. स्लेव्स थे वो अपने पैट्रन्स, अपने मालिकों के वफादार थे, लेकिन अपने ईयर्स, लेकिन अपने उत्तराधिकारियों के जो हैं, जो उनके उत्तराधिकारी थे उनके वफादार नहीं थे। उन्होंने कहा हम जिसके गुलाम है उसकी गुलामी करेंगे और किसी की नहीं। और इसके लिए आप एक चीज़, आप लोग सभी लोगों ने बाहुबली देखी, जहाँ पर कटप्पा, तो गुलाम्स पर लाइक कटप्पा जो कि अपनी जान देकर भी अपने मालिक, अपने सुल्तान के वफादार रहते। तो कटप्पा जो है वो आपका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण रहेगा आपको समझने के लिए। एज अ रिजल्ट द एक्सेशन ऑफ अ न्यू मोनार्क ऑफन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड द न्यू नोवेल्टी, इसलिए जब नए राजा होते थे, नए सुल्तान होते थे तो उनको एक कॉन्फ्लिक्ट मिलता था। द पैट्रोनेज ऑफ दीज अम्बल पीपल बाई द दिल्ली सुल्तान्स आल्सो शॉक्ड मैनी सिटीज़ एंड द ऑथर्स ऑफ पर्शियन तवारीख्स क्रिटिसाइज्ड द दिल्ली सुल्तान्स फॉर अपॉइंटिंग द लो एंड बेस बॉर्न टू हाई ऑफिसेज। तो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे और बाद में जो ऑथर पर्शियन तवारीख थे उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया दिल्ली सुल्तान की इस पॉलिसी के, क्रिटिसाइज किया, आलोचना की कि वो लो एंड बेस बॉर्न को, यानी कि नीचे और निम्न जाति के नीचे घरों के लोगों को ऊंचे ऊंचे ऑफिस पर, अधिकारों पर रखते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा लोगों ने फिर क्रिटिसिज्म किया, उसका आलोचना की।